नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका एक बार फिर से स्वागत है खुलेआम चैनल पे, जहाँ पे हर बात होती है सीधी, सपाट और हार्ड हिटिंग। हमारे साथ हैं संदीप शर्मा जी, जो एक ग्लोबल प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन चलाते हैं, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी 10 से 15 सालों का काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है और हम इनसे आज सीधी सपाट बात करेंगे। लाइन टू लाइन संदीप जी, जी रेडी? जी। ठीक है सर, आप ये बताइए, ह्यूमन राइट्स जो एसोसिएशन है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन जो ग्लोबल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन आप चलाते हैं, और नॉर्मल जो एक एनजीओज होती हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? लोग कंफ्यूज होते हैं, एनजीओ जाए ह्यूमन राइट्स से, डिफरेंस क्या है? देखिए, जो एनजीओज होते हैं जी अलग अलग कोई ना कोई कॉज को लेकर के काम करने वाले एनजीओज होते हैं। जी। कोई रूरल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, जी, कोई हेल्थ इश्यूज पे काम कर रहा है, करेक्ट करेक्ट। कोई बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई दिव्यांगों के लिए काम कर रहा है, हैंडीकैप लोगों के लिए। तो उसी तरह स्पेसिफिकली ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले कुछ एनजीओज हैं जो केवल ह्यूमन राइट्स पे काम करता है, ये ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर काम करते हैं। ओके। दूसरा एक फर्क बताता हूँ आपको, एक सेवा होती है और एक संघर्ष होता है। हम्म। सेवा मतलब जैसे आप ऐसे काम कर रहे हो जो आपके लिए बहुत सेफ है, जब जहां आपको किसी का जैसे खाना खिलाना है, किसी को कंबल बांटना है, करेक्ट करेक्ट। किसी को एजुकेट करना है, किसी जिससे किसी को बड़े ग्रुप को कोई नुकसान नहीं होता। जी और जब नुकसान नहीं होता है तो आप एक सेफ गेम खेलते हैं हमेशा। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो सेफ चीजें करते हैं, या मैं उन्हें ये नहीं कहूँगा कि वो सेफ चीजें करते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो सेवा वाला है। और ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका काम होता है संघर्ष का, वो किसी न किसी के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। कहीं पुलिस एट्रोसिटी के मामले हैं, मतलब ये बोल रहे हैं किसी ना किसी के आंखों की किरकिरी बनी जी रहेगी। जी, राइट। ये दुश्मनी होती रहती है। जी जी जी। अच्छा, नॉर्मली आपने देखा होगा, आप तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का कर रहे हैं, तो मोस्टली आपका पुलिस थाने हम्म। पुलिस थाने से ज़्यादा वास्ता रहता होगा। जी फिर मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल्स में कुछ संघर्ष रहा है किसी के प्रॉब्लम से उसका निवारण करने में, जी। पॉलिटिकली कुछ इश्यूज आ रहे हैं। इसमें इन सब फील्ड में सबसे ज़्यादा आपको प्रेशर कहाँ से आता है? प्रेशर में चैलेंजेस, कभी आपके जीवन का एक वाकया जहाँ पे कोई कॉल करके किसी ने आपको अच्छी खासी धमकी दी हो, जहाँ पे आप थोड़े से भयभीत हुए, डर गए हो, करना क्या है भाई, अब मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मैं भी पीछे हटूंगी, काम करूँ? आपने कहा, देखिए सबसे पहली बात तो आ, हमारे जैसे लोग जिन्होंने एक अपने लाइफ को एक मिशन बनाया कि ह्यूमन राइट के लिए काम करना है, ग्रेट। तो घबराहट नाम की चीज़ तो हमारे अंदर होती नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार हम भी इंसान हैं, इंसान है। परिवार है, बच्चे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास भी होती है जो हमको सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो ऐसा एक वाकया जैसा आपने कहा, एक मामला हमारे पास 2017 में ऐसा आया था कि एक मुस्लिम लेडीज़ थी, और वो मुस्लिम लेडी हमारे साथ आकर के उसने डिस्कस किया कि मेरा इस तरह का मामला है। मुंबई में डोंगरी करके एक इलाका है, तो डोंगरी के उस इलाके में उस महिला की संपत्ति को किसी ने हड़प लिया था। ओके। और उसी के लिए वो जहाँ भी जाती थी फाइट कर रही तो उसको वहाँ पर रिस्पांस नहीं मिलता था, क्योंकि सामने वाले जो लोग थे वो बहुत पावरफुल लोग थे, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग थे। दाऊद इब्राहिम का आपने नाम सुना होगा, दाऊद इब्राहिम कास्कर, वो उस संपत्ति के ऊपर उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। तो जब वो लेडीज हमारे पास आई और उन्होंने नाम नहीं बताया, सोचा अगर नाम बता दूंगी तो शायद कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा, उसका एक पर्सनल एक वो अनुभव रहा होगा। तो ये मामला हमारे पास जब आया तो इसमें हमने थोड़ा सा पेपर वर्क किया। जब वो पेपर वर्क कंसर्न डिपार्टमेंट में पहुंचे तब हमें इस तरह के कॉल आए थे कि भाई ये जो मैटर है ये भाई लोगों का मैटर है। मतलब डिपार्टमेंट में? यस। पुलिस? नहीं, डिपार्टमेंट, हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट। कॉल कहाँ से आया था? जी, कॉल हम लोगों को अननोन अननोन। ओके। अननोन कॉल आए, उसमें हमको Unknown. आइडेंटिफिकेशन ओके। बताई गई कि भाई हम ये मामला, तुम हट जाओ, तुम्हारा क्या है इसमें लेना देना। करेक्ट। तो इस तरह की मतलब जो भाई भाई लोगों की जो लैंग्वेज होती है उस तरीके से हमको इसमें धमकाने की कोशिश की थी। तो इस तरह की धमकियाँ आती हैं और छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है। तो कभी इसमें लगा नहीं, फैमिली है, बच्चे हैं, अच्छे खासे फैमिली चल रही है, तो एक कभी हिचकिचाहट लगा कि एक कदम मैं पीछे हो जाऊं या आगे चलते रहूं? देखिए, ये तो होता है, फैमिली की चिंता तो रहती है। देखो, पुलिस वाले हैं, सेना में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका परिवार नहीं होता है? वेल। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी का भाव होता है। हम लोग हैं, हम लोग
बहुत सालों से, लगभग 15-16 सालों से या उससे भी ज़्यादा, मतलब मैं मानता हूँ कि जब मैं 20-21 साल का था तब से लेकर के सोशल वर्क कर रहा था। फिर जी, धीरे जी। धीरे हमें पता चला कि ये ह्यूमन राइट के लिए हमने काम करना शुरू किया, जी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम किया। ये सारे लोग माफिया लोग होते हैं जो वन विभाग की ज़मीन पर पेड़ों की कटाई करके वहाँ बिल्कुल, बांध बिल्कुल। काम कर लेते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, पैसों से लेकर प्रभावशाली होते हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स भी बहुत होते हैं, ऐसे ये लोग किसी को भी अपने पैसों के दम पे फंसा भी सकते हैं, पुलिस थाने में अलग तरह के मुकदमे दर्ज करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अनिश्चितताएं हैं, वो बनी रहती है हम जैसे लोगों के लिए। संदीप जी, सेम चीज़ है आपके, ये आज की जो जनरेशन है, आज की जो जनरेशन यंग एज बच्चे हैं प्लस पुरानी जो मिडिल क्लास फैमिली सारी, आपने खुद जैसे कहा आप तो ह्यूमन राइट्स से आते हैं, इतना सारा चीज़ झेल रहे हैं। अब ये जितना आपने बताया है इस दायरे में आज की जनरेशन कैसे फेस करेगी? सेम क्वेश्चन हमारे पास भी आता है। हम किसी के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाना हो, पुलिस को देख के पहले लोग भागते हैं। पहले तो ये इस चीज़ को कैसे दूरी की जाएगी कि पुलिस के पास प्रॉपर तरीके से लोग अपनी कंप्लेंट लिखा पाए। आज की जनरेशन में थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा, अगर सपोज़ एक मुझे ही जाना हो सर, अब जैसे आपने बोला बड़ा केस है, पहले तो हाथ नहीं लगाएंगे, आपको दर दर भटकाएंगे, दौड़ाएंगे। आपने तो फेस किया होगा, तो ऐसे कौन से केस आया होगा कि आपने किसी ऐसे भी पुलिस वाले को जिसके वजह से उसको पनिशमेंट मिला? कुछ जिंदगी में हुए होंगे, घटनाएं तो होंगी, बहुत सारी आपके वजह घटनाएं। से कुछ पुलिस सीन होंगे, कुछ बाहर हुए होंगे। जी जी, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक टैक्सी वाला था, 2012 में उसके घर में चोरी हुई थी। ये मुंबई के अंदर एक MIDC पुलिस स्टेशन है, अंधेरी। वहाँ पर ये घटना हुई थी। एक पुलिस वाला उन जो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसके घर में चोरी हुई। चोरी होने के बाद में पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की पूरी मामले की, वो पूरी तरह से उन्होंने लिपापोती की, मतलब फाइल ही बदल दी। पूरी 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 कंप्लीटली। उसमें उन्होंने क्या किया वाह बात कि जिस सुनार ने वो चोरी का सामान खरीदा था, जी। उस सुनार को कहीं रिपोर्ट में नहीं लिया। जिन चोरों ने चोरी की थी उनके बयान उन्होंने अपने तरीके से लिखवाए कि हमने चोरी करके सोना जो था वो गटर में डाल दिया। अब बताइए, कुछ चोर चोरी करता है इतना रिस्क लेकर के, तो वो क्या सोने को गटर में डालेगा? बिल्कुल नहीं। इस तरह की कुछ भी कहानी बना करके अनर्गल बातें। अनर्गल बातें, अनर्गल बातें करके। और वो बेचारा जो टैक्सी वाला था, उसके पिताजी उस समय जीवित थे, अब तो ऑफ हो गए वो। तो उसके पिताजी को ये कहा गया कि तू यूपी वाला है, तेरे पास पैसे कहाँ से आया, तू झूठ बोलता है। और बेचारे का शायद 4 लाख का सोना था, तो उसने 3,18,000 रुपए की FIR दर्ज की थी। उस टैक्सी वाले की टैक्सी लेकर के उसका ही पेट्रोल टैक्सी में, और उसको लेकर के ये लोग वसूली करते थे। कभी सुनार से पैसे लेते थे, कभी किसी से लेते थे, ये बेवकूफ़ समझते थे। और वो जो लड़का था वो अपने पिताजी का बहुत अटैचमेंट था उससे। तो वो एक उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता था। तो उसने अपने डैडी की जो अपमान हुआ, पुलिस ने जो अपमान किया उसका कि तू भैया लोग है, तेरे पास किधर पैसा है, तू झूठ बोलता है। तो उस अपमान को लेकर के उसने मेरे से कांटेक्ट किया। मुझे पहली बार जब मिला तो मुझे कहा, सर मुझे बदला लेना है, मुझे ये पुलिस वालों को सस्पेंड होना चाहिए या उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, जिससे समाज बदले एटलीस्ट कि ये तो कब तक चलेगा। मेरा पहला उससे ये सवाल था कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास शिकायत लाने वाला दबाव में आकर के, डर करके जी जी जी, अपनी शिकायत को वापस ले लेता है फ्रस्ट्रेशन की वजह से। जी। तो उसने ये कहा कि सर आप हमें हेल्प करिए, हम डेफिनेटली हम लड़ेंगे आखिर तक। उस लड़के ने उन पूरे पुलिस वालों को आइडेंटिफाई किया। उन सारे पुलिस वालों ने क्या क्या गलती की थी वो सारी आइडेंटिफाई हुई। सारे उस पे जो आरोप थे वो सारे सिद्ध हुए। और DCP उस समय मोहन दहीकर DCP थे, उन्होंने 9 लोगों के ऊपर डिफॉल्टर रिपोर्ट बनाई। ओह ग्रेट। और उस समय राकेश मारिया जी जो एक अच्छे नामी पुलिस कमिश्नर थे, और आज के जो देवेंद्र भारती जी जो आज कमिश्नर है, उस समय वो जॉइंट CP लॉ एंड ऑर्डर हुआ करते थे। उस समय का ये मामला था। तो मेरा ये कहना है कि पुलिस अब पहले जैसी पुलिस भी नहीं रही, अब थोड़ी प्रोफेशनल हो गई है। धीरे धीरे अपने वर्ताव में भी पुलिस अब
ला रही है ला रही है काफी। और टेक्नोलॉजी दूसरा, बदल हाँ गई है। टेक्नोलॉजी भी बदल गई है, लोगों के साथ कैसे उनको जी, रहना जी। है। दूसरा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आ गया। लेडीज भी उसके बाद में इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, अब जो जागरूक, आपने यंग जनरेशन की बात की, तो यंग जनरेशन अब सवाल करने लग गए हैं। अब वो डरता नहीं है, अब वो सोशल मीडिया पर जानता है, सोशल मीडिया पर फैलाता है वीडियो। आपने बहुत सारे देखे जी, होंगे जी, जी। कि पुलिस थाने में वीडियो बना करके लोगों ने वायरल किया। उसमें बहुत सारे पुलिस वालों की नौकरी तक गई। जी। एक कल्याण में अभी कल्याण में एक मामला हुआ था, उसमें एक व्यक्ति को पुलिस सब इंस्पेक्टर ने बहुत क्रूरता से मारा। उसके बाद में उस पर 5 लाख रुपए ह्यूमन राइट कमीशन ने उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड भी किया। तो अब वो चीज़ें नहीं है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, और पुलिस भी थोड़ी सी अब, और ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ह्यूमन राइट, वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस समय। बट क्या संदीप जी, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे एज ए लेमैन किसी को कुछ होता है, अगर वो ह्यूमन राइट उस टाइम उससे कुछ सोचता नहीं है। आप ये एक बताइए लोगों को, दर्शकों के लिए, कि एटलीस्ट ह्यूमन राइट कमीशन को अगर कांटेक्ट करना है तो किस वेबसाइट या ह्यूमन राइट्स, क्या एक डायरेक्ट मेल आईडी या कांटेक्ट नंबर क्या होना चाहिए? क्या होता है मोस्टली, देखिए आप भी ट्राई करें, मैं भी ट्राई किया, वो नंबर वेस्ट जाएगा, कोई उठाएगा नहीं, मेल पे रिस्पॉन्स जल्दी आता नहीं, ऐसी घटनाएं बहुत घट जाती हैं। बट एक छोटा सा अगर आप दे देंगे तो बहुत लोगों का, ये जो दर्शक देख रहे हैं उनका एक सॉल्व हो जाएगा कि ठीक है, हमें इन सच केस 10 जगह दौड़ने से बेटर है, अगर मैं थक गया हूँ, अगर कंप्लेंट दायर नहीं होती है मेरी, तो मुझे कहाँ मेल करना है, कहाँ मार्क करना है? देखिए, स्पेसिफिकली आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, लोगों को पता नहीं है इसमें। जब कभी पुलिस थाने में आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो कि आपका केस जेन्युइन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपके खिलाफ हुआ है, जी, जी। और वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो आपको डायरेक्ट ह्यूमन राइट कमीशन में जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। आप सीनियर जो उनके ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे थाना है, थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को आप संपर्क करिए। अगर वो बात आपकी नहीं सुनते हैं तो उसके ऊपर एसीपी है, उसके ऊपर वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी है, कमिश्नर तक है। उनके तो मतलब अपॉइंटमेंट लेते ही जी, दिन गुजर आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आप उनको मेल करिए, आप उनको थाने कचहरी आप भी देख रहे हैं, बुजुर्गों ने कहा है भाई, पुलिस, वकील, डॉक्टर, इनसे दूर रहो तो ही ज्यादा आपकी अभी परिस्थितियां बदल रही है, अभी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुए हैं। बिल्कुल। अब आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप बिल्कुल मेल कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बिल्कुल स्पष्टता के साथ में समझने जैसी भाषा में, आप चाहे इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे मराठी में, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहा हूँ जी, आप अपनी बातों को मेल कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, ईमेल ढूंढ लीजिए आज। मतलब आपका ये कहना है कि दर्शकों, आप बिल्कुल जागरूक रहिए जी, आप जब भी ऐसी घटना पहले होती है, जैसी सुविधाओं, पहले जैसे जो प्रॉब्लम थी उससे ज़्यादा भी बेटर हो गई टेक्नोलॉजी, तो आप जागरूक रहिए, पढ़िए चीज़ों को और इमीडिएट उस पर एक्शन लीजिए। इसमें क्या होता है ना, जब कोई आदमी के साथ ऐसी घटनाएं होती है तो वो क्या करता है, चक्कर लगाता है, लेकिन वो रिटर्न में कुछ चीजें मेंटेन नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वही आपसे सुनना चाहता था। तो जब वो चक्कर लगाता है और 2 महीने बाद जब वो कहीं किसी राइट प्लेस पे पहुंचता है, मान लिए कमिश्नर साहब के पास पहुंच गया या डीसीपी साहब के पास पहुंच गया, तब लोग ये कहते हैं, पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये तो हमारे पास आए नहीं थे। बिल्कुल। तो इसलिए आपको जो राइट वे है वो ये है कि पेपर में आप हाथ से लिखिए, बिल्कुल, नहीं तो साफ साफ अक्षरों में टाइप कर लीजिए, बहुत आसानी से आजकल बिल्कुल कोई भी आपको टाइप करके दे देगा जी। फिर उसको, अगर आप थाने में जाते हैं और थाना अगर वो शिकायत को नहीं लेता है तो आप वापिस आइए और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप वो शिकायत उन तक पहुंचा दीजिए। ये बेस्ट है सर। आप ईमेल कर दीजिए, वरिष्ठ अधिकारियों को आप सीसी में रखिए ताकि वहां तक ये चीजें पहुंचे। बट ईमेल का सर रिप्लाई बिल्कुल आता है। दूसरी मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, अगर पुलिस ने आपको मारा है या ऐसे, ह्यूमन राइट एक्ट है 1993 का, एक ह्यूमन राइट एक्ट है। करेक्ट। ह्यूमन राइट कमीशन केवल उन शिकायतों के लिए है जो ह्यूमन राइट का वायलेशन करती है। आप हर शिकायत के लिए ह्यूमन राइट कमीशन में मत जाइए। मान लीजिए किसी पुलिस के अधिकारी ने आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया जी, तो आप उसकी शिकायत उसके वरिष्ठ अधिकारी को कीजिए। बिल्कुल। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, अगर वहां पर भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप एसपीसीए में जाइए। एसपीसीए का मतलब होता है स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। ओके। ये स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होती है, जो डिविजनल भी होती है, स्टेट लेवल पे होती है। इसमें आईपीएस के लिए और जो उसके नीचे के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए ये अलग अलग है।
तो आप SPCA में जाइए, लिखित में कंप्लेंट बनाइए, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। इसके अलावा आप जा सकते हैं, अगर कोई IPS अधिकारी बड़े मामले में आपकी सुन नहीं रहा है, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो आप स्पैरो करके एक संस्था है जो वरिष्ठ अधिकारियों के लिए होते हैं, तो वहां आप जा सकते हैं। ये कहाँ है संस्था स्पैरो? सर ये आपको मतलब रीजनल वाइज, लोकल वाइज ऐसा कुछ है? हाँ जी, सेंट्रल वाइज है ये। अच्छा, तो आपको उसका पता मिल जाएगा, वेबसाइट है इसका? जी। ओके। उसके बाद में लोक आयुक्त है। अगर आपको कोई सरकारी अधिकारी जो लोक सेवक है, अगर वो आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है या आपकी सुनवाई नहीं हो रही है या वो उसकी जिम्मेदारियों का वो निर्वहन नहीं कर रहा है, तो आप लोक आयुक्त में ये शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई मामला मुकदमा है और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आप 156 पार्ट 3 जो IPC CRPC में था, तो उसमें अभी BNSS में जाके आप मजिस्ट्रेट कोर्ट से जाकर के भी ऑर्डर ला सकते हैं। ग्रेट सर। तो ये बहुत सारे तरीके हैं न्याय मिलने के, क्योंकि जब ये संविधान बना था तब हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका गरीबी और बिना सुविधा संपन्न था। तो ऐसे लोग न्याय के लिए, कल अगर प्रभावशाली एक गांव है, बड़े लोग कुछ लोग हैं और उन्हीं से इनको तकलीफ है, तो छोटे लोग न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? थाना सुनेगा नहीं। तो ऐसी एक व्यवस्था बनाई गई थी कि आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर के 156 पार्ट 3 में आप अपनी शिकायत रखिए और वहां से FIR के ऑर्डर आ जाते हैं। ओके। तो इस तरह के मामले हैं जो स्पेसिफिकली ह्यूमन राइट कमीशन का दायरे में जो चीजें आती है, उसके लिए आप सीधी ह्यूमन राइट कमीशन की NHRC की वेबसाइट है, NHRC वेबसाइट है, उसके बाद में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है हर स्टेट में, वहां पर जाकर के आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। वो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप अपनी शिकायत दर्ज करवा करके उसको सबमिट कर सकते हैं। आपको 1 रुपया किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री। यानी और दूसरी, मैं एक जानकारी के लिए आपको एक चीज और दे देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक PG पोर्टल एक शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखा जाए तो जन सुनवाई करके एक पोर्टल है, महाराष्ट्र में आपले सरकार है। जी, इस तरह के गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाए हैं और बहुत आसान तरीके से, पब्लिक फ्रेंडली, कि एक साधारण सा व्यक्ति अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा सकता है। सरकार वो इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल है, IGRS जिसको बोलते हैं, वहां से वो सीधा कंसर्न डिपार्टमेंट को चला जाता है। और वहां से आपको, हालांकि ये चीजें अभी बहुत ज्यादा हाँ, लोगों में जागरूक नहीं है, लोग उसको और अभी पूरी तरह से उसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है फिलहाल। क्या हो रहा है, थाने पुलिस जो होते हैं नजदीक के होते हैं, कुछ भी होता है इमीडिएट लोग भाग के वहां जाते हैं, बट उन्हें पता नहीं रहता है। ऐसा कोई आपके उसमें दायरा आया हो जहाँ पे ये थाने पुलिस का कुछ चीजें वहाँ न पुलिस ने कुछ बड़े केस हो जहाँ आप लड़ रहे हो किसी को लिए, ह्यूमन के प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हो, और वहाँ पे उन्होंने कुछ ऑफर दिया जहाँ आपकी कोई नीयत डोल गई हो पुलिस की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, ऐसा कि आप इसमें इन्वॉल्व मत होइए? जी, ऐसा पुलिस की एक आदत होती है बहुत सारे मामलों में। आपको जब आप किसी की तरफ से आप पैरवी करते हैं तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। जी। पुलिस सबसे पहले आपको डराएगी, बिल्कुल, तुम्हारा क्या है, हाँ, तुम्हारा क्या लेना देना है, हाँ, कंप्लेनेंट कौन है, हाँ, तुम बाहर बैठो, तुम बात नहीं करने का। ये पुलिस का एक तरीका है ताकि कोई उनके काम में दखलंदाजी ना करे। बिल्कुल। और दूसरा, पुलिस बियॉन्ड द लॉ जाकर के, मतलब पब्लिक की शिकायतों को सही तरीके से, ऐसा नहीं है, देखिए जब हम लोग पुलिस के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसा नहीं है कि हर पुलिस वाला भ्रष्ट है। अगर ऐसा ही हो जाए तो फिर हम लोग न्याय की अपेक्षा भी नहीं कर सकते, और कानून व्यवस्था तो हमारी इसी पे टिकी हुई है। और ये लोगों को पता होना चाहिए जी, क्योंकि आम परसेप्शन ये होता है कि भाई इनसे क्या मिलेगा, वहाँ ऐसा नहीं है। बहुत सारे पुलिस वाले बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं, बहुत अच्छे, जो काफी सपोर्टिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, चीजों को समझते हैं, लोगों को न्याय दिलाने को लेकर के उनकी अपनी एक तैयारी होती है, मंशा साफ होती है। और ऐसे लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पर गए भी हैं जी, उनको बड़े बड़े सम्मान भी मिले हैं। ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले मेरे मित्र हैं जो बहुत शालीनता के साथ में चीजों को देखते हैं, बहुत पब्लिक को पुलिस और पुलिस की जो छवि बनी हुई है फिल्मों में देखते हैं हम लोग, या आम
परसेप्शन में हम लोग देखते हैं। तो उस छवि को किसी तरह से साफ किया जाए, ऐसे भी बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो इसको लेकर के मुहिम आपके चला रहे जीवन में कोई एक घटना जहां आपको याद दिलाना पड़ा है कि आप पब्लिक जो पोस्ट होती है, ये पब्लिक हैं। सर्वेंट जी पोस्ट होती है, मैं आपको एक जहाँ पे किसी बड़े अधिकारी या बड़े प्रशासनिक अधिकारी, नहीं पुलिस, बहुत सारे गवर्नमेंट का ऑफिसेस होती हैं, जहाँ आपको याद दिलाना पड़ा कि सर आपकी जो सैलरी आती है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन पब्लिक का बहुत है, और जहाँ आप उसको यूटिलाइज करते हैं इसीलिए कि आप पब्लिक के साथ तालमेल बना के रिजॉल्व करें क्वेरी। ऐसा तो आए दिन होता है, क्योंकि पुलिस अपने तरीके से काम करती है। हाँ जनता के साथ जिसके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है, या उसके साथ कोई क्राइम हुआ है, जी, उसकी अपेक्षा न्याय की होती है। उसकी किसी दुश्मनी नहीं होती है पुलिस वालों से। लेकिन जब पुलिस के पास जाने के बाद उसे जब न्याय नहीं मिलता है, तो पुलिस के प्रति उसकी एक धारणा ये बन जाती है। जब हम लोग जाते हैं तो एक वाकया ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बड़े अधिकारी थे, अब वो रिटायर हो गए हैं, वो तब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। तो हमारा एक मामला था, मैंने उनको अपनी थ्योरी बताई कि ये मामला ऐसा ऐसा ये मामला बनता है और ये इसमें ऑफेंस रजिस्टर होना चाहिए जी। तो 15-20 मिनट तक हमारी बहस चलती रही। वो बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, और टालते रहे चीज़ों को। लास्ट में जब उनको ये समझ में आ गया कि यार अब मैं इनसे ज़्यादा और ज़्यादा बहस करके नहीं कर सकता कुछ नहीं, तो उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा, शर्मा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात, ये सब कुछ होता है, लेकिन क्योंकि ये मामला अब मेरे पास है, मैं इसमें ऑफेंस रजिस्टर नहीं करूँगा। अब आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। कई बार ऐसा होता है, हम क्या कर सकते हैं, एज अ सिविल बॉडी, एज अ एनजीओ, हमारे पास बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं होते, लेकिन उनके पास उस समय चलाने के लिए कलम है। लेकिन हमें हमारी लड़ाई किसी एक अधिकारी से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। एक ऐसी व्यवस्था जो हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए होनी चाहिए। आज हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे कल उनके साथ कोई घटना हो जाए और उनको न्याय नहीं मिले, तो इसके लिए लड़ेंगे कौन? हमें इन सब चीज़ों के लिए, आज हमारी पत्नी है, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, वो कहीं घूम रही है, माहौल ऐसा होना चाहिए। कोई भी छेड़खानी कर लेगा और पुलिस तो शिकायत तक नहीं लिखेगा। तो इस तरह के माहौल के लिए हम लोग एक अच्छे देश की कल्पना नहीं, इसीलिए तो हम लोग आज़ाद नहीं हुए। तो हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जहां प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझे। हम रिस्पेक्ट करते हैं पुलिस की, क्योंकि पुलिस की वजह से आज हम लोग अपने घरों में सो रहे हैं। क्राइम को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया हुआ। एक कमिश्नरेट एरिया में बहुत बड़े क्राइम होने से पहले ही रोक लिए जाते हैं, पुलिस की सतर्कता के हिसाब से। परंतु एक आम नागरिक के साथ में जब पुलिस शिकायत देख रही है, तब उसको ध्यान रखना चाहिए कि इसी पब्लिक के पैसों से हमारी सैलरी आती है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को सुरक्षा का भाव देना, मतलब और पुलिस के अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब पहले की अपेक्षा लेवल जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है हर प्रशासनिक अधिकारी का, टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाली पुलिस भी काफ़ी उसके जवाबदेही है, समझदार हो रहे हैं। जी, हो रही है। जहाँ जहाँ पब्लिक बड़े बहुत सारे मामले स्मूथली चल रहे हैं, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर करप्शन के हिसाब से पुलिस काम नहीं कर रही है। वहाँ पर लोगों को जागरूक होना चाहिए, उन चीज़ों को विरोध करना चाहिए, और ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ तो ना डरते हुए मजबूती के साथ लड़ना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए। लोग डरते हैं जी, प्रशासनिक कामों में, लोग खासकर पुलिस थानों में या एजेंसियों के सामने जाने से लोग डरते हैं। संदीप जी, लेकिन इसमें आप कैसे रेशो तय करते हैं कि पुलिस की तरफ से भी तो ये देखा जाता होगा कि ये जो ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन के लोग हैं, ये जो एनजीओज के लोग हैं, इसमें कितने रेशो है करप्शन के? सेम वे जिस तरह हम प्रशासनिक ऑफिसर को देखते हैं, इससे आपके इसमें देखिए बहुत सारे एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो होती है रजिस्टर्ड होते हैं, बट अक्सर देखा जाता है कि वो सामने एक मिडल मैन की तरह वो काम करने लगते हैं। इसमें आपकी तरह, आपके हिसाब से एक खुल के बात करते हैं, आपके हिसाब से क्या रेशो, कितने अभी भी उस लेवल पे हैं जो मिडल मैन का काम कर रहे हैं, और कितने अभी हैं जो एटलीस्ट आप जैसे जो अनवरत प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यू एफर्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, कंटिन्यू एक उनके अंदर एक जीन्स में हो गया कि नहीं पैशन है, नहीं मुझे ये करना है, सोशल वर्क है। देखिए ये सारे हमारे भाई बंधु हम सबके लिए खड़े। देखिए बहुत सारे एनजीओज हैं काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को लेकर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। ये लोग
में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक मोटो है, उनका एक पैशन है, जैसा आपने कहा, उनको जानकारी भी है, कानून की भी जानकारी है, और ऐसा नहीं है वो कहीं भी जाकर किसी को भी गाली गलौज, वो चीज़ों को बहुत सुलझे हुए तरीके से रखते हैं लोगों के सामने, और वो चीज़ों को समझते हैं, उनका एक एक्सपर्टीज होती है, वो चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हैं, इसलिए कानून के तरीके से वो ये काम करते हैं। और क्योंकि उनका जो मकसद है, उनका जो ध्येय है, वो ये है कि लोगों को न्याय मिले, इसलिए उस तरह के जो लोग होते हैं, जो एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं, जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, किसी भी जगह पे जाकर के किसी से भी भिड़ जाते हैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनके पास कुछ काबिलियत है तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, तो ऐसे लोग हैं। परंतु बहुत सारे लोगों ने इसको ब्लैकमेलिंग, ये सच बात है, आरटीआई के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से हो, लोगों का चाहे मिडिल मैन, जैसे आपने मार्केट कहा, में आप देखिए लोगों का नाम रख दिया जाता है, ये तो आरटीआई एक्टिविस्ट, हाँ, आरटीआई एक्टिविस्ट इन द सेंस कि ही इज अ मिडल मैन, ही इज अ ब्रोकर, वो आरटीआई के माध्यम से ब्लैकमेल करता है। देखिए आपको मैं एक बात बता देता हूँ। अब ये परसेप्शन देखिए दोनों तरफ से बनता ये है, प्रशासन की तरफ से और यहाँ जो एनजीओ की तरफ। देखिए सिर्फ एनजीओ को इसमें आप शामिल मत करिए। बिल्कुल, ये भारत के अंदर जो लोग आदमी रहते हैं, उन्हीं से ये देश बना है। बिल्कुल, उसी से आईपीएस निकला है, उसी से कोई आगे चल करके आईएएस बना है, उसी से कोई वकील बना है, उसी से कोई जज बना है, उसी से कोई सोशल वर्कर बना है, उसी से कोई रिक्शा वाला बना है। तो ये जो करप्शन है हमारे भारत में, ये सदियों से चला आ रहा है जी, और ये हर जगह पे, हर कम्युनिटी में है ये। और उसमें कितने अच्छे लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं, ये सभी कम्युनिटी में है। इसको किसी एक एनजीओ में देखना नहीं, किसी पुलिस में देखना नहीं। वकील भी बहुत सारे ऐसे हो जो मिडिल मैन का काम करते हैं, जो झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं लोगों के ऊपर। पुलिस भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो झूठे मुकदमे एफआईआर दर्ज करवा करके बाद में उनका शोषण किया जाता है। लेकिन एक हर कम्युनिटी में अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं। जिस तरीके से मीडिया में अभी आपने देखा, आप एक अच्छा मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे मीडिया है जो टारगेटेड न्यूज़ लोगों तक पहुंचाते हैं। उनको एक टास्क मिला होता है, वो पैसे लेकर के, जिनको हम पेड मीडिया बोलते हैं। तो मीडिया का जैसा काम है उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उसी तरह से हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे, आपको जैसे 5 उंगलियां समान नहीं होती, उसी तरह हर फील्ड में 5 एनजीओ भी समान नहीं होते, 5 लोग समान नहीं होते। तो ऐसी चीजें हर जगह हमारे हर आसपास में, हमारे आसपास में। एक लास्ट क्वेश्चन जी, हर कॉर्पोरेट सेक्टर्स, जितने कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उनकी एक एनजीओ होती है, एनजीओ फॉर वेलफेयर। उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ के बच्चों की भलाई करने के लिए लगभग लाखों कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, करोड़ों लोग काम करते हैं। हर लोगों के पास एक ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन बॉडी होती है, सरकारी है, प्राइवेट तौर पे जो है, मतलब वॉलंटियर्स जो है। ये सारा होते हुए भी आप चाहे अगर एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, एक एम्प्लॉय अगर उसके पास 1000 है, उनमें से 100 एम्प्लॉय को भी अगर वो हेल्प कर देते, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर देते, तो मुझे तो ऐसा लगना चाहिए कि 25% गरीबी, या तो फिर आप कहेंगे कि एडुकेशन, ये सारे तो वही ख़त्म कर देना चाहिए। बट आप देखिए इतने सारे होने के बावजूद ये दिन रात एक बोलते हैं ना हिंदी में कुकुरमुत्ता फंगस की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप चाहे गरीबी देख लीजिए, करप्शन देख लीजिए, हर दिन इतनी टेक्नोलॉजी, भारत सरकार के इतने अथक प्रयास के बावजूद आप इतने सारे नेता, ये सो कॉल्ड नगर सेवक से लेके लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक जो सो कॉल्ड नेता हैं, इन्होंने हर डिपार्टमेंट बनाए, बट ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका कभी भी आप लोगों ने ह्यूमन राइट्स या एनजीओ मिल के इस पर मंथन कभी कुछ किया? जी, ऐसा है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। और आपने जैसे कॉर्पोरेट कहा, कॉर्पोरेट क्या है? कॉर्पोरेट लोगों का शोषण करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। एनजीओ बना के रखा है उन्होंने कि भाई मैं आपके बच्चों को, वहीं पे आ रहा हूँ मैं, वो एक गांव के गांव दिखा देते हैं कि ये हम इस गांव का भला कर रहे हैं। जी, तो जो कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्कीम है गवर्नमेंट की, उसको हम लोग सीएसआर बोलते हैं, सीएसआर फंड। तो पहले क्या होता था, एनजीओज अलग होते थे और कॉर्पोरेट अलग होते थे। तो कॉर्पोरेट, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट होते थे, उनको क्या करना पड़ता था कि अपनी इनकम का एक 2% एक पब्लिक के लिए, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हो, चाहे आपके
रूरल डेवलपमेंट हाँ में हो, कुछ करते हैं, हम देखते हैं पॉवर्टी कॉर्पोरेट के नाम लगे पॉवर्टी रहते हैं इरिगेशन में वो। उसको लेकर हो, चाहे जी जी। इस तरह की सारी एक्टिविटीज जिससे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR। आप यहाँ पर काम कर रहे हो, आपने पैसा कमाया तो आपने यहाँ पर फैक्ट्री लगाई, उससे प्रदूषण हुआ, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपास के क्षेत्र को लेकर है। बिल्कुल। तो आप अपने इनकम का एक हिस्सा साल में 4 बार क्वार्टरली आपको एनजीओ को देने हैं। बहुत सारे एनजीओ क्या करते थे, इस फंड को सेटलमेंट लेकर के फिर खा जाते थे, ये कुछ लगाते थे, ये आपने बहुत खुल के बात कुछ की। खा जाते थे जी। कॉर्पोरेट को भी ऐसा लगता था कि यार हमारा ही पैसा हम कहीं दे रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग कमीशन लेते थे। तो इन्होंने बाद में क्या किया, अपने खुद के फाउंडेशंस बना लिए। जैसे आप कोकिलाबेन अंबानी घराना है, अंबानी घराने की जितनी भी इनकम होती है वो क्या करता है, एक अंबानी फाउंडेशन बना लिया। अब उस अंबानी फाउंडेशन से वो क्या कर रहा है, एक हॉस्पिटल चला रहा है। उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनका पैसा लिया जा रहा है और इक्का दुक्का गरीबों को दिखाने के लिए मदद कर दी जाती है और वो पैसा वहां दिखा दिया जाता है। तो इस तरह का ये खेल है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। देखिए, पहले लोग जागरूक नहीं थे, अब लोगों को जागरूक होना चाहिए कि हम लोग हमारे देश के लिए जो चीज़ें हो रही है, हमारे नागरिकों के लिए जो चीज़ें हो रही है, वो स्टार्ट टू एंड उस पर मॉनिटरिंग लोगों की होनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। अवेयरनेस, जागरूकता, जी। एडुकेशन, जी, ये एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है। और एडुकेशन अवेयरनेस की वजह से ही अपने देश समाज में काफ़ी सारी गंदगी को हम दूर कर सकते हैं। थैंक यू संदीप जी, आपने बहुत कीमती टाइम दिया और खुलेआम पे मंच पे इन्होंने खुल के बातें की हैं, इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू संदीप। धन्यवाद सर। थैंक यू दर्शकों, मिलेंगे नेक्स्ट सीजन में। थैंक यू।